Morning, everyone. Welcome to the new class of biology. Chapter mainly we are discussing here is the reproduction in living organisms. So कल हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के फेसेस के बारे में, धीरे धीरे करके हम पढ़ रहे थे, जिसमें जुवेनाइल फेस के बारे में हमने कहा था, रिप्रोडक्टिव फेस के बारे में हमने कहा था, वेजिटेटिव फेस जो प्लांट्स में मौजूद रहता है उसके बारे में कहा था, कुछ और फ्लावर्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कहा था जो 50-100 सालों में फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कहा था जो 12 साल में एक बार फ्लावर होते हैं। ऐसे डिफरेंट फ्लावरिंग प्रोसेसेस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन फेज के बाद क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। सो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बाद अगर एक प्रोसेस होता है तो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली रिप्रोडक्शन प्रोसेस फेज के बाद ऑर्गेनिज्म गेट्स ओल्डर, ऑर्गेनिज्म ओल्ड बनने लग जाता है, ऑर्गेनिज्म थोड़ा उम्र दराज का होने लग जाता है। सो ये होता है, इस फेज को हम कहते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस सेनेसेंस फेज के नाम से इसको जाना जाता है, सेनेसेंस फेज, SENESCENCE, सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज के बाद मतलब सेनेसेंस फेज के बाद जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म का डेथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए 3 फेसेस एक ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल लाइफ में पाया जाता है। बायोलॉजिकल हिसाब से देखा जाए एक ऑर्गेनिज्म में 3 फेसेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज द जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्शन से पहले जो फेज होता है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। फिर होता है रिप्रोडक्शन फेज जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लायक बन जाता है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। उस रिप्रोडक्शन के फेज के बाद जो फेज होता है दैट इज नोन एज द सेनेसेंस फेज, ओल्ड फेज जिसे कहते हैं। मतलब सेनेसेंस फेज के बाद ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। ऐसे समझ लो ना, हमने पुराने ज़माने के अपने जो ऋग्वेद वगैरह है पुराणों में, नॉर्मली हमने सुना है दैट देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर। फर्स्ट इज द टीनेज, कुमार सॉरी फर्स्ट इज द चाइल्डहुड एज, जो बचपना रहता है, फर्स्ट इज दैट एज। सेकेंड इज द टीनेज, थर्ड वन इज द यूथ एज, यंग एज रहता है, एंड फोर्थ वन इज द ओल्डर एज। तो ये 4 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे हमारे बचपन में, लेकिन बायोलॉजिकल तरीके से देखा जाए देर आर मेनली ओनली 3 फेसेस। रिप्रोडक्शन से पहले का फेज जुवेनाइल फेज, जिसको प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम का फेज, मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम रह जाता है, एबल रह जाता है, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन फेज। देन एट लास्ट कम्स द सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज एक ऐसा फेज इन विच द ऑर्गेनिज्म इज becomes an older, becomes old enough, ऐसे old enough that it doesn't has the ability to reproduce, और उसके बाद एक उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेसेस दैट इज बीन फेस्ड by an organism in his life period. Okay, clear? अब हम ये देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस सेक्सुअल मोड में कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में कराते हैं, उसमें क्या क्या स्टेजेस या क्या क्या प्रोसेसेस के ज़रिए वो वो प्रोसेस होता है। मतलब उनके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते होंगे, उनके शरीर के अंदर ऐसी चीज़ों का क्या क्या फॉर्मेशन बनता होगा ताकि ये सारे प्रोसेस हो सके। तो इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मैं इन शॉर्ट आपको बता ही देता हूँ कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे मेल गैमेट रहता है, मेल गैमेट रहता है और फीमेल गैमेट रहता है। ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये दोनों फ्यूज़ होने के बाद दे विल गिव अस जाइगोट। पढ़ा था आप लोगों ने जाइगोट। ये जाइगोट एम्ब्लो डेवलप होता है, मतलब धीरे धीरे करके डेवलप होने लग जाता है। एंड दिस जाइगोट आफ्टर डेवलपमेंट गिव्स एम्ब्रियो, इट गिव्स द एम्ब्रियो, एंड दिस एम्ब्रियो लेटर डेवलप्स इनटू अ ऑर्गेनिज्म, अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। अब इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वॉट एवर हैपन्स,
क्या क्या किस तरीके से ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट प्रोड्यूस होता है, how does this zygote formation happens, how does the zygote formation result into an organism, fully developed organism. All these things are being discussed in these three stages of a sexual reproduction method. The first stage is the pre-fertilization event, second the fertilization itself, and third the post-fertilization event. मतलब fertilization से पहले का मेथड, fertilization का मेथड, fertilization के बाद का मेथड. Fertilization क्या है अगर पूछा जाए, मेल फीमेल gametes fuse to form zygote. That process is known as fertilization, and zygote develops into embryo, and that embryo develops into a fully developed organism. So that process is fertilization, and this fertilization process occurs in the sense that there is a pre-fertilization event. Okay, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पाया जाता है. आफ्टर दैट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. So what are the things, or what are the criteria or conditions that can take place in these processes? Let's see about that. So discussing about the pre-fertilization event, there are mainly two events that takes place pre-fertilization event में. मतलब gametes के fusion के पहले there are two main events that takes place there. One is gametogenesis. इसके नाम से ही वहाँ पर साफ जाहिर है कि what will happen there. Gametogenesis, genesis means to give birth, to form. Gamete मतलब जो gamete reproductive cells होते हैं उसे gamete कहते हैं. As we had discussed earlier, gametes means reproductive cells. And the second method, the second event that takes place in this process is the gamete transfer. So first one is the gametogenesis, second one is the gamete transfer. अब ये दोनों क्या है, what does they mean, what do they mean, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं. What is gametogenesis? We know that there are two main gametes that takes place in the fusion to form a zygote, right? दो main gametes होते हैं. One is the female gamete, another is the male gamete. So there are two main types of gametes that helps in the formation of a new organism. And सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि these gametes are haploid. What do you mean by an haploid gamete? Haploid gamete means ऐसे such type of things, ऐसी चीज़ों में what will happen, जो क्रोमोसोम होता है, chromosome that will be only of a single set, एक सिंगल सेट का रहता है क्रोमोसोम. यानी कि यू नो दैट इन आवर सेल्स देयर इज न्यूक्लियस, राइट? इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मौजूद रहते हैं. आई थिंक यू हैव स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड एटलीस्ट, और योर लोअर क्लासेस. तो ये जो चीज़ें रहती हैं इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम, CHROMOSOME, chromosome. So what happens, this chromosome, they are always found in pairs. They are always found in pairs. ये हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं. So ये जोड़ियों में पाए जाने की वजह से ये इसलिए जोड़ी में पाए जाते हैं इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. इसलिए जोड़ी में पाए जाते हैं क्योंकि दोनों जो पेरेंट रहते हैं उन दोनों पेरेंट की खूबियाँ इस क्रोमोसोम्स में डिपिक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स में हमारे फादर के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कैरेक्टर उनके अंदर रहेगा. हमारी मदर में हमारे मदर के कैरेक्टर्स हैं, हमारे मदर के एंसेस्टर्स के जो कैरेक्टर हैं वो उनके क्रोमोसोम के द्वारा दर्शाया जाता है. सो दैट्स वाई इट इज़ मेनली रिप्रेजेंटेड इन पेयर्स. हमारे केस में भी वही है. वी हैव our father's character as well as our mother's character. So both of the chromosomes, the pair that is found in our human body, it is of some part from our father and the other part from our mother, and it is found in pairs. In case of humans, there are 23 pair of chromosomes. Humans के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, इंसान के केस में देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. मतलब एक तरह से देखा जाए टोटल कितने क्रोमोसोम्स, 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल पाए जाते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? और ये हैप्लॉइड सेट के होते हैं.
ह्यूमन बींग्स में पाए जाने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए आपके फादर के जो गैमेट हैं वो हैप्लॉइड है, आपके मदर के जो गैमेट हैं वो भी हैप्लॉइड है, और ये दोनों कंबाइंड होने पर आपके शरीर में जो गैमेट पाए जाते हैं, जिसमें आपके शरीर के अंदर आने के बाद जो क्रोमोसोम होते हैं वो डाइप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब जोड़ी में बन जाते हैं। लेकिन जब आप फर्टिलाइजेशन का इवेंट अटेन करने जाते हो, एट दैट टाइम यू विल हैव अ हैप्लॉइड गैमेट, मतलब आपका अपना स्पेसिफिक गैमेट रहेगा। इफ़ यू आर ए मेल यू हैव ए मेल गैमेट, इफ़ यू आर ए फीमेल यू विल हैव ए फीमेल गैमेट। तो आपका जो हैप्लॉइड सिचुएशन रहेगा वो हैप्लॉइड सिचुएशन, वो जो कंडीशन रहेगा वो हैप्लॉइड सिचुएशन करेगा, क्योंकि आपका स्पेसिफिक गैमेट रहता है ना। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके केस में मेल और फीमेल गैमेट लगभग एक जैसा रहता है, दे लुक सिमिलर। इसको होमोगेमेट के नाम से या फिर आइसोगेमेट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल एल्गे के केस में इसका एक अच्छा एग्जांपल है। एल्गे का केस देखा जाए उसमें गैमेट दोनों जो रहते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका गैमेट डिफरेंट रहता है, सो दे आर नोन एज हेटेरोगेमेट्स। उनको हेटेरोगेमेट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका गैमेट्स का साइज, गैमेट्स का स्ट्रक्चर, गैमेट के दिखने के तरीके बहुत अलग होते हैं। ऐसे केसेस में जो मेल गैमेट होते हैं उनको स्पर्म सेल कहा जाता है, हमारे केस में जैसे कहते हैं, या फिर एंथेरोजॉइड के नाम से जाना जाता है, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। और जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको एग सेल कहा जाता है, जैसे हमारे केस में कहते हैं, या फिर ओवम। ओवम भी हमारे केस में कहा जा सकता है, ओवम या फिर एग सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, इट्स क्लियर राइट। कभी कभार क्या होता है कि जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स की ये खूबी ये रहती है कि वो कभी कभार स्पेसिफिक जेंडर के रहते हैं, तो कुछ केसेस में वो स्पेसिफिक जेंडर के नहीं रह पाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा म्यूल, MULE म्यूल, वो रिप्रोडक्शन के लायक नहीं रहता है ना। या फिर एक तरह से देखा जाए ह्यूमन बींग्स के केस में देखा जाए, जो ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, जानते ही होंगे ट्रांसजेंडर्स क्या हैं। ट्रांसजेंडर्स की खूबी ये रहती है कि दे विल हैव बोथ द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, बट उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रहती है। ओके, दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद अ ट्रांसजेंडर पर्सन। बट इन केस ऑफ वो तो ह्यूमन बींग्स के केस में, बट इन केस ऑफ प्लांट्स क्या रहता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट मौजूद रहता है, कुछ प्लांट्स के केस में। और वो दोनों के दोनों जो रहते हैं कभी कभार सेम प्लांट में पाया जाता है, एक ही प्लांट में दोनों आ जाते हैं, तो कुछ केस में अलग अलग प्लांट्स में वो पाए जाते हैं। अब उसका कैसा होता है, किस तरीके से होता है, वो बताते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि रिप्रोडक्शन एक प्लांट में हो रहा है, आपको कैसा पता चलेगा? जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा उससे पहले उसका एक वेजिटेटिव फेज होगा, तो वो वेजिटेटिव फेज कैसे अटेन करेगा, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? जब वो प्लांट फ्लावर करना शुरू कर रहा है तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्लावर दे रहा है, इसलिए डेफिनेटली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बदौलत ही वो अपना रिप्रोडक्टिव फेज जारी कर पाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम देख नहीं सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब जैसे जैसे जो प्लांट्स रहते हैं उनके केस में नहीं होता है ना। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है? फ्लावरिंग वगैरह जो प्लांट्स में रहते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट रहता है सेम प्लांट में। सेम प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद रहता है। ऐसे सिचुएशन को मोनेशियस सिचुएशन कहा जाता है, मोनेशियस कंडीशन कहा जाता है, MONOECIUS। मोनेशियस कंडीशंस मीन्स those conditions where male and female flower is present in the same plant. This is also known as one more name, homothalic condition. Means such plants which have both male and female flower present in same plant is known as monoecious condition or homothalic condition. Example coconut. कोकोनट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी मौजूद है। कुकुरबिटा, कुकुरबिटा ये एक फैमिली है कुकुरबिटा की, ये जो कद्दू मीन्स पम्पकिन, वाटरमेलन, मेलन
whatever comes in that category, they all come under this cucurbita family. Cucumber itself, snake guard, सुना होगा ना, snake guard. So these examples completely come under the monoecious condition, और जैसे आप लोगों को बताया था बाइसेक्सुअल कंडीशन. तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बाइसेक्सुअल, मोनेशियस, होमोथैलिक. इन सब का मतलब एक ही है. इन सेम प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट. जिसमें सेम प्लांट में नहीं पाया जाता, इट मीन्स दे विल बी इन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, मतलब डायेशियस कंडीशन. डायेशियस कंडीशंस जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर, द मेल एज वेल एज द फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट में पाया जाता है. So this is also known by name heterothallic condition. Okay. Dioecious condition, male and female flower in different plant. Monoecious condition, male and female flower in same plant. इसके एग्जाम्पल हेट्रोथैलिक कंडीशन के एग्जाम्पल क्या क्या है, डेट्स, पाम एक्सेट्रा. सो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये है, बाइसेक्सुअल, मोनेशियस एंड होमोथैलिक, इन सब का मतलब एक ही रहता है. दे ऑल मीन द सेम थिंग. एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, यूनिसेक्सुअल, डायेशियस एंड हेटेरोथैलिक, इन सब का मतलब एक जैसा रहता है. ओके, इतना क्लियर हो गया होगा. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस एक प्लांट्स में हो सकते हैं. एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी, जो मेल फ्लावर रहता है, जो मेल फ्लावर रहता है, मतलब जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के इसमें जो मेल फ्लावर रहता है उसको कहते हैं स्टैमिनेट. एंड दिस स्टैमिनेट हैज स्टेमन्स, एंड दिस स्टेमन विल हैव द मेल गैमेट. एंड इन केस ऑफ फीमेल फ्लावर देयर विल बी पिस्टिलेट, इसको पिस्टिलेट के नाम से जाना जाता है. एंड दे विल हैव पिस्टल्स, इस पिस्टल्स में फीमेल गैमेट की मौजूदगी रहती है. ओके, इट्स क्लियर, राइट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो अभी जो बताया था दैट इज़ द कंडीशन ऑफ प्लांट्स में पाए जाने वाले कंडीशन के बारे में बताया था, जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट मौजूद रहते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि एनिमल्स में भी ऐसा कंडीशन हो कि उसमें फीमेल और मेल दोनों पार्ट हो? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कंडीशन, देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर एन एनिमल ऑल्सो कैन हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. अर्थवॉर्म, leech, they are some of the examples sorry, they are some of the examples of organism which has both male and female part. मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके अंदर मौजूद रहता है, दोनों मेल का भी रहता है, फीमेल का भी रहता है. एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर नोन एज hermaphrodite. HERMAPHRODITES, hermaphrodites. hermaphrodites इसके किसके एग्जाम्पल है अगर पूछे जाए? एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स विच हैज बोथ मेल एंड द फीमेल पार्ट, दोनों मेल और फीमेल पार्ट पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को hermaphrodites कहते हैं. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोचेस, दे आर एक्चुअली यूनिसेक्सुअल स्पीशीज. एक तरह से देखा जाए वो यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है. ह्यूमंस कम्प्लीटली यूनिसेक्सुअल है ये तो हम कह नहीं सकते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो सिर्फ कॉकरोच देना ही बढ़िया रहेगा. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लोगों को रखा गया, क्योंकि ह्यूमंस में भी ट्रांसजेंडर स्पीशीज मौजूद रहते हैं. hermaphrodite कंडीशन वाली, hermaphrodite नहीं कह सकते उनको, हम उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं. hermaphrodite कंडीशन वाले ऑर्गेनिजम्स वाले ह्यूमन बींग्स भी हमारी सोसाइटी में, हमारी जगहों पर पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर, हमारे शरीर में जो गेमीट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, जो भी हमारे शरीर के अंदर है, दे आर एक्चुअली हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. यानी कि आपके पास 23 पेयर रहते हैं, आपके पास 23 पेयर क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं. अब ये 23 की जोड़ियाँ जो रहती है, जोड़ी है ज़रूर है, मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम्स 23 के हिसाब से बढ़ जाएगा. 23 मेल कैटेगरी के जिन लोगों के लिए उनके पास, 23 फीमेल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास. यानी कि आप लोगों के पास जो गैमेट है वो हैप्लॉइड है अभी. और वो कहाँ से आपको मिलेगा?
वो या आपको मिलेगा आपके पेरेंट्स की बदौलत। हम इंसान जो है हम डाइप्लॉइड हैं। डाइप्लॉइड मतलब हमारे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक मेल का भी मतलब हमारे पेरेंट्स के एक मेल जेंडर से मिलने वाले क्रोमोसोम भी हैं और फीमेल जेंडर से मिलने वाले क्रोमोसोम भी हैं, इसलिए हम डाइप्लॉइड हैं एक तरह से। लेकिन जैसे ही हमारा सर्टन स्टेज आएगा, उस सर्टन स्टेज पर उस पर्टिकुलर इवेंट में, फर्टिलाइजेशन इवेंट जब हम अटेन करने लगेंगे, एट दैट टाइम वी विल हैव अ हैप्लॉइड सिचुएशन एट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम। there will be a division, cell division at that time during fertilization event. At that time we will attain the haploid situation. तो हैप्लॉइड पेरेंट से आने वाला गेमेट हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड पेरेंट से भी आने वाला जो गेमेट रहता है वो भी हैप्लॉइड रहता है। मैंने अभी बताया हम डाइप्लॉइड हैं, वी विल हैव 23 पेयर्स, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 23 मीन्स 23 फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम फीमेल, राइट। हैप्लॉइड पेरेंट्स जो गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, इट इज बाय माइटोटिक डिविजन। You might have studied the mitosis, division of mitosis. One cell is divided into two daughter cells, right? Mitosis division, one cell divided into two daughter cells, that is known as mitosis division. And जो diploid रहता है, diploid parent रहते हैं, they will divide with the help of meiotic division. What is meiotic division? One cell is divided into four daughter cells. एक सेल डिवाइड हो जाता है, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड पड़ जाता है, दैट इज नोन एज मियोटिक डिविजन। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ ये जो मियोसिस प्रोसेस रहता है, मैंने बताया था आपको, मियोसिस प्रोसेस डाइप्लॉइड बॉडी के लिए ही होता है। डाइप्लॉइड बॉडी मतलब हमारे केस में हमें ही, मतलब ह्यूमन बींग्स को एग्जाम्पल मान लो। मियोसिस में क्या होता है, जो डाइप्लॉइड बॉडी रहती है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, हम हैप्लॉइड गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रख लेना आप। फर्टिलाइजेशन के पहले की इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा मेल और फीमेल गेमेट फ्यूजन होने से पहले के इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। दिस डाइप्लॉइड बॉडी डिवाइड्स मीन्स प्रोड्यूसेस ए हैप्लॉइड गेमेट। हैप्लॉइड गेमेट प्रोड्यूस करता है, और ये जो हैप्लॉइड गेमेट प्रोड्यूस करता है वो किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मियोसाइट्स। मियोसाइट्स किस में होते हैं? डाइप्लॉइड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट्स होता है। जो मदर सेल रहता है, गेमेट जो मदर सेल रहता है, वो एक्चुअली मियोसिस अंडरगो करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए, हमने कहा, हम लोग जानते भी हैं, उन लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारी मदर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करके हम लोगों को बड़ा किया है हमारी मदर ने, या फिर बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस, बहुत ज़्यादा कष्ट सहकर हमारी मॉम ने या फिर हमारी माँओं ने हमें पाला है। तो इसकी शुरुआत एक तरह से यहीं से ही हो जाती है सॉरी, उसकी शुरुआत एक तरह से यहीं से ही हो जाती है। जो गेमेट मदर सेल रहता है, जो मदर सेल रहता है, मियोसाइट्स जिसे कहते हैं, वो मियोसिस अंडरगो कर देता है। यानी कि सैक्रिफाइस की शुरुआत यहाँ से ही शुरू हो जाती है। मदर को ही पहले मियोसिस डिवीजन की सेल डिवीजन शुरू हो जाती है मदर्स के केस में। और जैसे ही मियोसिस एंड हो जाता है, क्या होता है? मियोसिस एंड होने पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हर एक गेमेट में मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके फादर, ये आपके मदर, ओके, ये आपके फादर, ये आपके मदर। फादर के पास 23 पेयर, मदर के पास 23 पेयर, है ना। डाइप्लॉइड कंडीशन है, मैंने क्या कहा? डाइप्लॉइड कंडीशन बढ़ जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। 23 मदर का, सॉरी फादर का, 23 मदर का। अब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मैंने कहा इस केस में तो सेल डिवीजन होगा नहीं। मियोसिस सेल डिवीजन होगा किस में होगा? मदर सेल में होगा। ये तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर वैसे का जैसा है वैसे रहेगा। इसकी डिवीजन के बदौलत ये जाके किसी एक पेयर ऑफ सेल में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यानी कि या तो ये इसके साथ जोड़ी बना लेगी, या फिर ये इसके साथ, या फिर किसी भी तरीके से। और जब ये जोड़ी बन जाएगी, 23 की जोड़ी बन जाएगी, दिस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल डेवलप इनटू अ न्यू 46 पेयर क्रोमोसोम। ये जाके 46 पेयर क्रोमोसोम का एक नया सेट जाके बनाएगा।
जिसे हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पेरेंट्स का एक हिस्सा क्रोमोसोम और हमारे पेरेंट्स के दूसरे जेंडर के एक हिस्से का क्रोमोसोम हमारे पास है। यानी कि बाद में हम अपने आप में डाइप्लोड हो जाएंगे, और जब हम हमारी आगे वाली जनरेशन को हम जन्म देने लायक बन जाएंगे, एट दैट टाइम दिस प्रोसेस अगेन कंटिन्यूस. We will have a splitting of 23 pairs in case of if you are a male, and 23 in case of you are a female, and this female chromosome will just bind up with the male to form a 46 pair chromosome. मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम वहीं पर ही बन जाएगा, यहाँ पर 23 का एक सेट अपने आप वहीं पर ही बन जाएगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमारे ऑर्गेनिज्म के केस में हो जाता है. हमने स्टार्टिंग के एक टॉपिक के बारे में बात की है, गैमेटोजेनेसिस. आगे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास. सो आई होप यू एन्जॉयड द क्लास. नोट्स वगैरह रेगुलरली लिखते जाइएगा. यू विल गेट द नोट्स एज PDF नोट्स मिलेंगे आप लोगों को इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. सो कंटिन्यूसली लिखते जाइएगा. आई होप यू एन्जॉयड द क्लास. एंड लॉकडाउन वगैरह है, सेफ़ रहिएगा, एंड अपने फैमिली को भी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा. एज यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, यू नो मोर अबाउट द effect of virus and all. So thank you class, and have a nice day.